हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं केमिस्ट्री में, जिसको बोलते हैं यहाँ पर जो आवर्त सारणी से रिलेटेड है। अब देखिए, आवर्त सारणी से रिलेटेड यहाँ पर चार चीज़ें हैं: डोबेनाइर का ट्रिक, न्यूलैंड का अस्टेक नियम, मेंडलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं एक साइंस का टीचर हूं और ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं। तो जो भी मेरे भाई ऐसा बोल रहे थे कि आप कहीं पढ़ाते हो या कुछ हो, तो हाँ, उनको मैंने रिप्लाई कर दिया है। मैं एक टीचर हूं और ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि आज जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला था ग्रुप डी की, उसका वीडियो थोड़ा लेट आएगा क्योंकि उसकी पीडीएफ बनी नहीं है दोस्तों। अभी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है गाँव में, इस वजह से बहुत जल्दी है। इवनिंग तक मैं वीडियो उसका डाल दूंगा, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून कीजिएगा। तो चलिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी और जान लेते हैं। पहली चीज़ तो ये कि हमें ये वर्गीकरण की ज़रूरत पड़ी क्यों, यानी कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दी, आधुनिक आवर्त सारणी दी, मतलब ये देने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसके लिए सीधा सा आंसर ये है कि देखिए, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आप 5 आदमियों के बारे में डिटेल निकाल के लाइए, तो आप याद करके लिया होगा आसानी से कि उसकी पिता का नाम ये है, माता का नाम ये है, उसकी जन्म तारीख ये है, मतलब उसके बारे में जानकर निकाल कर ले आओगे बिना कॉपी पेन के। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि आप 100 आदमियों के बारे में जानकर लेके आओ जो उस गांव में रहते हैं बिना कॉपी पेन, तो ये लाना संभव है क्या, आसान है क्या? तो आप कहेंगे सर ये आसान नहीं है। तो इसलिए यही हुआ था कि जैसे जैसे शुरू में क्या थे, प्रारंभ में क्या था, तत्व थे, उनकी संख्या क्या थी, बहुत कम थी, है ना। तो जब तत्व कम थे तो उनके बारे में अध्ययन करना आसान था कि भाई सोडियम है, इसका गुण ये होता है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसकी जो द्रव्यमान संख्या 23 होती है, मतलब इनके बारे में अध्ययन करना आसान था। लेकिन जैसे जैसे नए नए तत्वों की खोज हुई, वैसे वैसे क्या हुई, वैज्ञानिकों के लिए प्रॉब्लम हो गई कि सर इनका अध्ययन कैसे करें, ठीक है दोस्तों। तो इनके लिए हमें क्या हुई, इनको अध्ययन करने की ज़रूरत पड़ी। तो इनके अध्ययन करने के लिए अनेक अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रयास किए थे, जिनमें ये 4 वैज्ञानिक प्रमुख थे। अब देखिए, इनमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, रेलवे ग्रुप डी की दृष्टि से पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो तीनों नियम दिए गए थे ना, ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो तीनों नियम दिए गए थे वो दिए गए थे परमाणु भार के आधार पर। परमाणु भार के आधार पर तीनों दिए गए थे। एक क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पर देखिए, पूछ सकता है डोबेनाइर का त्रिक किस, डोबेनाइर का त्रिक था वो किस पर आधारित था। तो आपको बताना है परमाणु भार, परमाणु भार, परमाणु भार, तीनों का है परमाणु भार। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या पर आधारित है। अब मैं आपको बता दूं कि परमाणु भार और परमाणु संख्या होती क्या है, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ और डिटेल बताने के लिए। तो दोस्तों, आपकी जो परमाणु संख्या होती है ना, एटॉमिक नंबर, क्लियर कर देता हूँ पूरी चीज़ें। जो परमाणु संख्या होती है ना, वो क्या होती है, किसी भी तत्व के पास जो कुल प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या को बोलते हैं परमाणु संख्या। प्रोटॉन की संख्या जो होती है, प्रोटॉन से आपके हो जाएंगे क्या, परमाणु संख्या। इसको याद कर लेना, किसी भी तत्व के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या को क्या बोलते हैं, यहाँ पर परमाणु संख्या। यानी प्रोटॉन से परमाणु संख्या याद हो जाएगा, बिल्कुल ही ईजी है। अब देखिए, दूसरा है परमाणु भार। अब देखिए, परमाणु भार जो निकालते हैं ना, वो निकालते हैं कार्बन 12 होता है ना, इसके 12वें भाग के बराबर निकालते हैं परमाणु भार। लेकिन हम बात करेंगे परमाणु संख्या की या वो द्रव्यमान संख्या की, तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, किसी भी परमाणु में, है ना, किसी भी परमाणु में आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों की संख्या को क्या बोलते हैं, आपके द्रव्यमान संख्या, ठीक है दोस्तों। यानी देखिए, परमाणु संख्या तो क्या होती है, केवल प्रोटॉन की संख्या, है ना, और जो आपकी क्या होती है, जो द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या होती है, आपकी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि जो परमाणु संख्या होगी, ठीक है। आपको मैं और डिटेल से यहाँ पर बता देता हूँ। यानी कि दोस्तों देखिए, एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन की संख्या। अब देखिए, न्यूक्लियन क्या होते हैं इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि न्यूक्लियन में क्या क्या सम्मिलित होते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपका नील्स बोर ने आपके परमाणु मॉडल बताया था कल की वीडियो मैंने, कि केंद्र पर नाभिक होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो नाभिक में क्या होते हैं दोस्तों, प्रोटॉन स्थित होता है, प्लस इसके अलावा एक और कण होता है जो कि होता है न्यूट्रॉन। ये दोनों नाभिक में स्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। तो जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों होते हैं ना केंद्र में, यहाँ जो स्थित होते हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ, तो इनको दोनों को क्या बोलते हैं, संयुक्त रूप से न्यूक्लियन बोलते हैं। यानी न्यूक्लियन का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, और इसी न्यूक्लियन की संख्या को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या। और इसे प्रदर्शित करते हैं, इससे आपके इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं, A बराबर Z प्लस N, ठीक है। यानी कि आपके द्रव्यमान संख्या A है वो किसके बराबर होगी, परमाणु संख्या
प्लस न्यूट्रॉन संख्या, और परमाणु संख्या आपको पता है क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या। तो आपको पता लग गया होगा। देखिए आपके परमाणु संख्या की जब भी बात करें तो आपको ध्यान रखना है बात हो रही है प्रोटॉन की संख्या की, और द्रव्यमान संख्या की बात हो तो आपको ध्यान रखना है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कार्बन है, ठीक है, आपने देखा होगा कार्बन के नीचे ऐसे लिखा रहता है 6 और 12। इसी प्रकार से सोडियम रहता है, उसके नीचे लिखा रहता है ऐसे, आपने देखा होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो नीचे होता है ना, नीचे ये तो प्रदर्शित करता है प्रोटॉन की संख्या को, ठीक है। जो नीचे होते हैं ना वो तो प्रदर्शित करते हैं प्रोटॉन की संख्या को। जैसे मैं पूछूं कार्बन में कितने प्रोटॉन है, 6, सोडियम कितने प्रोटॉन है, 11। लेकिन जो ऊपर जो होते हैं ना ये प्रदर्शित करते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को। किसको प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को। मतलब 12 है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और सोडियम के पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 23 है। और जो ऊपर की संख्या होती है ना ये, जिसको यहाँ पर 12 है 23 है, इसे ही क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या। अब चलिए वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो देखिए सबसे पहले जो आया था वैज्ञानिक जिसने यहाँ पर तत्वों के बारे में अपना ओपिनियन दिया था, वो था डोबे राइनर। अब देखिए डोबे राइनर वैज्ञानिक था, इन्होंने पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि डोबे राइनर ने यहाँ जो अपना रूल दिया था वो किसके आधार पर दिया था। तो आपको ध्यान रखना है ये तीनों वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपना जो नियम दिया था वो परमाणु भार के आधार पर दिया था, और परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लिखा था। तो देखिए डोबे राइनर ने क्या किया था, डोबे राइनर ने क्या किया, तीन तीन तत्वों को लिया, और तीन तीन तत्वों को लेकर उनके क्या किया, परमाणु भार को लिया। और उन्होंने क्या किया कि तीन तीन तत्वों के परमाणु भार को लेकर उन्होंने ये पाया, जैसे मैंने तीन तत्व ले लिए, पहले इन्होंने एक तो ये बनाया था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो इन्होंने क्या किया, इन तीनों तत्वों का परमाणु भार, देखिए लिथियम का होता है 7। अभी आपको देखिए याद करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं आवर्त सारणी कराऊंगा तो आपको सारे याद हो जाएंगे अपने आप ही। सोडियम का अभी हमने देखा था कितना होता है 23, ठीक है, और आपके सोडियम ये पोटेशियम होता है, इसका होता है 39। तो यहाँ पर देखिए जो आपका डोबे राइनर था, इन्होंने क्या किया, तीन तीन तत्वों को लेकर कुछ जोड़े बनाए, और इन जो जोड़े बनाए थे इनको बोला गया त्रिक। अब इनके त्रिक थे ना, इनकी विशेषता ये थी कि पहला तत्व था और तीसरा तत्व था, इनका जब औसत निकालोगे ना इनके परमाणु भार का, देखिए 39 + 7 कितने हो गए, 39 + 7 हो गए 46, और 46 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 23। मतलब ये था कि पहले तत्व और तीसरे तत्व का जो औसत परमाणु भार था दूसरे परमाणु के भार के लगभग बराबर था, ये इसकी विशेषता थी। यानी कि इस तरीके में पहले तत्व और तीसरे तत्व का परमाणु भार का औसत दूसरे तत्व के था लगभग बराबर आता था। लेकिन दोस्तों समस्या ये हो गई कि इनका जो रूल था केवल 3 ही जोड़े बना पाया, ठीक है। कमी ये रह गई, इनका जो रूल था आगे काम ही नहीं किया। मतलब ये था कि इन्होंने 3 जोड़े तो बना लिए, 3 त्रिक तो बना लिए, लेकिन जैसे इन्होंने आगे अपने रूल को लगाया तो पहले तत्व का और तीसरे तत्व का जो परमाणु भार था वो दूसरे तत्व के बराबर नहीं आया। इसलिए इनका जो ये त्रिक नियम था वो क्या हो गया, फेल हो गया। यानी कि दोस्तों ये नियम कैल्शियम से आगे नहीं, कैल्शियम से आगे तो आपकी न्यूलैंड की सारणी है, इसमें ध्यान रखना है कि इसने केवल 3 ही त्रिक बनाए थे, और इनके बाद इनका रूल्स है वो यहाँ पर लागू नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद बात करते हैं न्यूलैंड का। न्यूलैंड वैज्ञानिक आया और न्यूलैंड ने क्या किया, रूल तो वही अपनाया, इन्होंने भी परमाणु भार के आधार पर ही दिया था। ध्यान रखना है दोस्तों, न्यूलैंड ने भी परमाणु भार के आधार पर ही अपना नियम दिया था। और न्यूलैंड ने क्या कहा था, न्यूलैंड ने ये कहा था कि भाई जो भी तत्व होते हैं ना वो अष्टक नियम से चलते हैं। मतलब जो संगीत के 7 स्वर होते हैं ना, कौन कौन से, सा रे गा मा पा धा नी, और वापिस सा आ जाता है। मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जिस प्रकार से संगीत के 7 स्वर होते हैं ना, तो प्रत्येक पहला स्वर 8वें स्वर के समान होता है। उसी प्रकार से आपका न्यूलैंड था, उसने ये कहा कि अगर हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो हम पाएंगे कि जो 8वां तत्व है, प्रत्येक 8th जो तत्व है उसका गुण पहले गुण के समान था। ये था न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि न्यूलैंड के समय कितने तत्व ज्ञात थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है न्यूलैंड के टाइम में 56 तत्व थे वो यहाँ पर ज्ञात थे, ठीक है दोस्तों। और आपको ध्यान रखना है संगीत से स्वरसों की तुलना किसने की थी पूछ लिया जाता है, तो आपको बताना है कि न्यूलैंड का जो ऑक्टेव रूल है, न्यूलैंड का अष्टक नियम है, उसकी तुलना हम संगीत के 7 स्वर से कर सकते हैं। अब देखिए इसकी जो कमी रह गई थी दोस्तों वो यही रह गई थी कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है वो कैल्शियम से आगे लागू नहीं हो पाया था, ठीक है दोस्तों। ये लास्ट कैल्शियम तक ही रहा था, तो ये आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ और है जिसको बोलते हैं आपके, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों एनसीईआरटी साइंस से यूं के यूं क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए ये आपकी एनसीईआरटी बुक है, इसमें भी यही लिखा है। और लास्ट में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये रूल था वो कैल्शियम के आगे तत्वों का आगे लागू नहीं हो पाया। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि जो आपका न्यूलैंड था उसका जो रूल था किस तत्व तक लागू हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कैल्शियम तक ही उसका रूल्स था वो लागू हुआ था। और इन्होंने यहाँ पर देखिए ये बनाया था और ये बनाए थे, यानी कि दो ही इन्होंने अष्टक रूल्स के अकॉर्डिंग दो ही यहाँ पर टेबल बना पाया था। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर मेंडलीफ की आवर्त सारणी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी दृष्टि 2020-21 वाले एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए एनटीपीसी चाहे ग्रुप डी के लिए देखिए पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दी थी। क्वेश्चन ये आता है वह कौन सा वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई थी। तो दोस्तों ध्यान रखना है मेंडलीफ वो पहला आदमी था जिसने आवर्त सारणी की शुरुआत की थी। इन्होंने 1969 में आवर्त सारणी दी थी। और दोस्तों अब चल रहा है 2019, तो अगर हम 1969 की 2019 से तुलना करें तो क्वेश्चन ये आता है किस आवर्त सारणी को 2019 में 150 साल पूरे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है मेंडलीफ की आवर्त सारणी को 2019 में 150 साल हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अब देखिए मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उन्होंने एक रूल दिया था मेंडलीफ का, जिसको बोलते हैं मेंडलीफ का आवर्त नियम। ये पूछ ले जाता है मेंडलीफ का आवर्त नियम बताइए, आपको ऑप्शन दे देता है। तो देखिए मेंडलीफ ने आवर्त नियम ये दिया था कि तत्वों के जो भौतिक गुण होते हैं और रासायनिक गुण होते हैं वो उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। आवर्त फलन का मतलब होता है उनके गुणों में एक निश्चित अंतराल के बाद क्या होता है, आवर्ती होती है। मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद वो समानता दिखाई देती है, उनमें समानता दिखाई देती है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर जो आपकी मेंडलीफ की आवर्त सारणी मैं आपको दिखा दूँ। वैसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी परीक्षा में पूछ जाती है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी सी। आपको बस यही ध्यान रखना है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे और कितने आवर्त थे। ठीक है दोस्तों, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में इन्होंने जितने भी वर्ग बनाए थे, ठीक है दोस्तों, इन्होंने 8 वर्ग बनाए थे। ठीक है, और 8 वर्गों को ए और बी ऐसे 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया था और इन्होंने 6 आवर्त यहाँ पर बनाए थे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार मेंडलीफ की ये थी आवर्त सारणी। अब यहाँ पर देखिए वर्ग क्या होते हैं और आवर्त क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों ऐसे जो चलते हैं ना ऊपर से नीचे, इनको हम बोलते हैं वर्ग, है ना, ये इनको बोलते हैं यहाँ पर वर्ग। ठीक है दोस्तों, ऐसे जो चलते हैं इनको वर्ग बोलते हैं। और हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं ना ऐसे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, इनको बोलते हैं पीरियड्स यानी कि आवर्त। ठीक है, तो यहाँ पर मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 8 तो क्या थे यहाँ पर आपके वर्ग थे। देखिए ये पहला था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। और इधर से इधर देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँच, छः, यानी कि 6 यहाँ पर क्या थे, आवर्त थे। तो बस यही ध्यान रखना है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्या चीज़ ध्यान रखनी है, बस ये कितने आवर्त थे कितने वर्ग थे। तो 8 तो क्या थे यहाँ पर आपके आवर्त थे, वो 8 वर्ग थे और 6 आवर्त थे। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इसके बारे में मैंने कल ही पीडीएफ में क्वेश्चन करवाया था प्रीवियस ईयर का, वहाँ पर पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, क्यों? पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी, उस समय उनको इनके नाम पता नहीं थे। 3 तत्व थे, इनके नाम पता नहीं थे। ठीक है, और उन्होंने उनको ए का बोरोन, ए का एल्युमिनियम और ए का सिलिकॉन नाम दिया था। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो ए का बोरोन तत्व था उसका आधुनिक आवर्त सारणी में क्या नाम है। तो दोस्तों यहाँ पर जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी, ये तीनों तो आपको ध्यान रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेंडलीफ देखिए ए का बोरोन था, उसका नाम आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है, स्कैंडियम। जो ए का एल्युमिनियम है उसका नाम आधुनिक आवर्त सारणी में है गैलियम। और जो आपका ए का सिलिकॉन है इसका नाम है आधुनिक आवर्त सारणी में जर्मेनियम। तीनों का नाम आपको ध्यान। अब देखिए एक चीज़ और है, मेंडलीफ के समय वहाँ पर उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी, तो उस समय उन्होंने ये कहा था, एक नया वर्ग उन्होंने खाली छोड़ दिया था और उन्होंने कहा था कि भविष्य में नए तत्व थे उनकी खोज यहाँ पर हो सकती है। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग की कि मेंडलीफ की इस आवर्त सारणी की क्या कमी रह गई थी जिसकी वजह से जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है वो फेल हो गई थी। तो पहली चीज़ तो ये थी कि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी वो आपके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिखी गई थी ना। लेकिन दोस्तों मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कई जगह पर परमाणु भार के बढ़ते क्रम का पालन नहीं किया गया। जैसे मैं आपको दिखा
दिखा दूँ, ये आधुनिक आवर्त सारणी है, वो आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीफ की आवर्त सारणी है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने ये कहा था कि ये सारणी है, ये परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में है। लेकिन यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा दूँ, देखिए दोस्तों पहली कमी तो ये थी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इस परमाणु क्रमांक को देखिए, एल्यूमिनियम का होता है 29.98, ठीक है, तो बढ़ते क्रम में होना चाहिए। तो इसके बाद में सिलिकॉन को रखा गया था, और लेकिन सिलिकॉन का जो परमाणु भार था वो 28 था। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो परमाणु भार का बढ़ते हुए क्रम था इसका पालन यहाँ पर नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों। इस वजह से इस सारणी की कमी थी इसमें। हालांकि इसने बोला था कि हमने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सारणी को रखा गया है, लेकिन पहली कमी ये थी कि इन्होंने जो परमाणु भार के बढ़ते क्रम था इसका पालन सही तरीके से नहीं हुआ। दूसरा दोस्तों, इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दिया गया। अब देखिए, हालांकि आधुनिक आवर्त सारणी में भी हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि दोस्तों ये वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 17 से यहाँ पर गुणों में समानता दिखाई देता है। वो उसकी बात हम बाद में करेंगे जब आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ाएंगे, लेकिन हम अब यही कमी देख रहे हैं कि मेंडलीफ की क्या क्या कमी थी। दूसरा दोस्तों ये था कि इन्होंने समस्थानिकों को निश्चित स्थान नहीं दिया गया था। अब दोस्तों अभी हम बात करेंगे समस्थानिक और संभारिक की, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए ये कमी थी, इन्होंने समस्थानिक और संभारिक को निश्चित स्थान नहीं दिया गया था। और चौथी कमी ये रह गई थी, इस आवर्त सारणी में मान लीजिए समान गुण वाले तत्व है ना, तो उनको अलग अलग गुणों में रख दिया। मतलब इन्होंने ये कहा था कि जब हम तत्वों को बढ़ते क्रम में रखेंगे ना, तो क्या करेंगे, इनके गुणों में समानता मिलेगी, है ना। जैसे ये आवर्त सारणी मैं आपको दिखा दूँ, जैसे ये आवर्त सारणी है, तो ये आवर्त सारणी इसलिए ही बनाई जाती है कि मान लीजिए ये है ना, तो इनमें सारे गुणों में समानता दिखाई देगी। मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरिलियम, इनमें समूह गुणों में समानता होनी चाहिए। लेकिन इस आवर्त सारणी में क्या कर दिया, कुछ ऐसे तत्व थे, ठीक है, जिनके गुणों में समानता थी नहीं, और उनको मतलब एक साथ ही रख दिया। तो ये भी इनकी कुछ कमी थी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि समस्थानिक क्या होते हैं और संभारिक क्या होते हैं। तो देखो, समस्थानिक और संभारिक आइसोटोप्स और आइसोबार, तो ये है आइसोबार। अब देखिए आइसोबार क्या होते हैं, तो देखिए एक ही तत्व के ऐसे रूप जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है। अभी मैंने आपको बता दिया परमाणु संख्या क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या, और परमाणु संख्या पैरों में लिखी जाती है नीचे की ओर, ठीक है। यानी कि ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है, एक ही तत्व के होते हैं, लेकिन इनकी परमाणु भार अलग अलग होते हैं, मतलब ऊपर की संख्या अलग अलग होती है। जैसे आपके हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है, 3 होते हैं। एक होता है 1H1 जिसको बोलते हैं प्रोटियम। अब देखिए प्रोटियम का परमाणु भार देखिए, परमाणु भार 1 है, और आपके परमाणु भार 1 है, परमाणु संख्या भी 1 है, ठीक है। दूसरा देखिए आपके है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम को लिखा जाता है कुछ ऐसे 1H2। अब 1H2 देखिए है तो हाइड्रोजन ही, लेकिन इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो तो 2 है, और इसकी जो परमाणु संख्या वो 1 है। मतलब परमाणु संख्या तो क्या होगी, समान होगी, है ना, परमाणु संख्या तो समान है। इसी प्रकार देखिए ट्राइट्रियम है, ट्राइट्रियम में देखिए वो होती है 1H3, यानी देखिए परमाणु भार तो समान है, लेकिन इनका जो आपका परमाणु भार है ये अलग अलग है। तो आप तीनों देखेंगे 1H1, 1H2, 1H3, तीनों में देखिए परमाणु भार इक्वल है, लेकिन आपकी जो द्रव्यमान संख्या है या जो परमाणु संख्या परमाणु भार है या द्रव्यमान संख्या जो क्या है अलग अलग है। तो ऐसे पदार्थ एक ही तत्व के वे रूप जिनकी परमाणु संख्या तो क्या होती है, इक्वल होती है, लेकिन इनके परमाणु भार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक। चलिए बात करते हैं संभारिक की। संभारिक क्या होते हैं, तो संभारिक क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऊपर वाले समान होंगे, मतलब इनके भार समभार, यानी कि भार समान है। भार का मतलब, अब भार को किससे प्रदर्शित करते हैं, परमाणु संख्या से, वो परमाणु भार से। तो क्या करेंगे, ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार तो क्या होते हैं, समान होते हैं। परमाणु भार को आप द्रव्यमान संख्या भी बोल सकते हो, है ना। परमाणु भार तो समान होते हैं, लेकिन परमाणु संख्या अलग होती है, ठीक है। परमाणु भार को आप द्रव्यमान संख्या भी बोल सकते हैं, द्रव्यमान संख्या, लेकिन इनकी परमाणु संख्या अलग अलग होती है। मतलब ऊपर की चीज़ तो अलग समान होगी, और नीचे वाले क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे देखिए ये सोडियम 24 और मैग्नीशियम 24 है। ऊपर का देखिए ये है आपकी परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, ये तो क्या इक्वल है, लेकिन दोस्तों ये आपकी है और ये दोनों क्या है, आपके अलग अलग हैं। तो इनको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, संभारिक और समस्थानिक। और दोस्तों कल हम शुरू करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी दोनों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक शिफ्ट में कम से कम 4-5 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी से। तो कल हम करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की शुरुआत, और इसके लिए स्टे ट्यून कीजिएगा और बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।